और आप लोग जानते हैं बच्चों, सरोजिनी नायडू को किस नाम से जाना जाता था? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। किसके नाम से जानते थे? द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये पोयम आपको समझाने के लिए हमने आज फिर अपने एक्सपर्ट मिसेस संगीता सक्सेना को आमंत्रित किया है। तो आपको बताएंगी कि कैसे पोयम को पढ़ना है, कैसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है बच्चों। तो आइए संगीता जी, हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू संगीता। नमस्कार बच्चों, आपके कोर्स की 4th पोयम है कोरोमंडल फिशर्स। एक ही खूबसूरत पोयम है और हमारे देश के ग्रामीण परिवेश से मिलता हुआ इसका बैकग्राउंड है। तो इसके बारे में हम आइए पहले कविता पढ़ते हैं एक बार कि कविता क्या है। बच्चों, जब हम कविता पढ़ते हैं तो कविता और गद्य का विशेष भेद यही होता है, डिफरेंस मेन उनमें यही होता है कि काव्य रसात्मक होता है, अधिक रसात्मक होता है। तो हमें इसे पढ़ते समय इसका जो रस है वो सामने आना चाहिए, इस तरह से हम उसको पढ़ें। तो जब हम पढ़ेंगे तो हम ऐसा आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे साथ उन पंक्तियों को दोहराएं, तो आपको ये कविता और अच्छी तरह समझ में आएगी जी। तो आइए बच्चों चलते हैं। हमारी पोयम है कोरोमंडल फिशर्स। बच्चों एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? फिश है ये, फिश यानी मछलियाँ। एंड आर पोयम इज कोरोमंडल फिशर्स। फिशर्स मीन्स फिशरमैन। जो मछली पकड़ने का काम करते हैं उन्हें हम फिशरमैन कहते हैं। बच्चों इसके पहले हम आपको कोरोमंडल क्या है ये बताना चाहते हैं। जी। अपनी स्क्रीन्स पर देखिए बच्चों एक ध्यान से आप। कोरोमंडल एक स्थान का नाम है। हम बच्चों आपके लिए भारत का नक्शा लेकर आए हैं, तो इस नक्शे को देखिए आप। ऊपर नक्शे में नॉर्थ है, नीचे साउथ अर्थात दक्षिण दिशा है, ये वेस्ट पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, और ये ईस्ट पूर्व दिशा है। तो साउथ ईस्ट ये जो क्षेत्र है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो तटीय क्षेत्र है, इस साउथ ईस्ट तटीय क्षेत्र को हम कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। इसमें कुछ पार्ट्स उड़ीसा के, कुछ आंध्रा के और कुछ तमिलनाडु राज्यों के आते हैं। तो कोरोमंडल फिशर्स यानी कोरोमंडल इस साउथ ईस्ट तटीय क्षेत्र में फिशिंग करने वाले मछुआरों के बारे में ये कविता है। तो आइए हम अपनी कविता अब शुरू करते हैं बच्चों। जी। कविता की पंक्तियां स्क्रीन पर आपके सामने आएंगी, आप उनको ध्यान से सुनिए। कम लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आवर कैटमरन्स फ्री। Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free. To capture the leaping wealth of the tide, for we are the sons of the sea. Yeah, to capture the leaping wealth of the tide, for we are the sons of the sea. बच्चों इसके बाद एक चित्र है, देखिए चित्र बहुत ही खूबसूरत है। इस कविता के पहले हम इन पंक्तियों का भाव समझें। इन पंक्तियों में क्या कहा गया है? कम लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर एंड सेट आवर कैटमरन्स फ्री टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द राइज टाइड, फॉर वी आर द सन्स ऑफ द सी। Yeah. कम लेट अस गैदर। बच्चों आपसे क्षमा चाहते हैं, ये कविता की प्रारंभिक पंक्तियां अब आपके सामने हैं। Rise, brothers, rise, the wakening skies pray to the morning light. The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. संगीता जी, मैं चाहूँगी आप हमारे बच्चों के लिए एक बार इन पंक्तियों को फिर से पढ़ दीजिए। जी बिल्कुल बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग ने अपनी बुक्स खोल ली होंगी और आप सीखें हम लोग कैसे, आपको हम दोनों क्यों बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग को इसका उच्चारण अच्छे से आ जाए। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हमको कैसे पढ़ना है। तो बच्चों आप देखिए, राइज ब्रदर्स राइज, द वेकनिंग स्काइज प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, The wind lies asleep in the arms of the dawn like a child that has cried all night. छात्रों, rise brothers rise,
इन पंक्तियों में मछुआरे अपने साथी मछुआरों को बुला रहे हैं, राइज ब्रदर्स राइज, उठिए, द वेकनिंग स्काइज, प्रे टू द मॉर्निंग लाइट, द स्काई हैज ऑलरेडी वेकन अप एंड इट सीम्स एज इफ द स्काई इज प्रेइंग टू द मॉर्निंग लाइट। बच्चों, हम भी प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते ही साथ हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसे ऐसे ही यहाँ प्रतीक हो रहा है कि स्काई जो है वो भी प्रार्थना कर रहा है। जी हाँ, द विंड लाइज asleep in the arms of the dawn, like a child that has cried all night। ऐसा लगता है विंड यानी हवा भी शांत हो गई है, उस बच्चे की तरह जो सारी रात रोता रहा है। बच्चे, छोटे बच्चे, इन्फेंट्स होते हैं संगीता जी, वो रात को अक्सर रोते हैं और जब सुबह होने का समय होता है तो सो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हवा भी रात भर शोर मचाती रही है और सुबह होते ही शांत हो गई है। और इस पिक्चर में एक दृश्य आप ध्यान से देखिए, कितना सुंदर चित्र है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सनराइज। बिल्कुल सूर्य जब उदित ही होता है उस समय को हम डॉन कहते हैं। जी। आगे आपकी अनुमति हो तो आगे बढ़े संगीता जी? आगे चलिए, बच्चों को समझ में आ गया होगा। Come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free। जी, come, let us gather our nets from the shore and set our catamarans free। संगीता जी, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड हमें लग रहा है, तो इसका आप हमारे बच्चों को अर्थ बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटामरन। जी, हम आपको एक चित्र के माध्यम से बताते हैं। जी, देखिए बच्चों, इस चित्र में एक नाव है, छोटी सी किश्ती है, और हमने देखा है समुद्र में जाने वाले बड़े बड़े जहाज भी होते हैं जिन्हें हम शिप कहते हैं जी, और छोटी नावें भी होती हैं। छोटी वो नावें जो मछली पकड़ने के काम आती हैं उन्हें कैटामरन्स कहते हैं। कैटामरन्स आर स्पेशल काइंड ऑफ स्मॉल बोट्स। कम लेट अस गैदर आवर नेट्स फ्रॉम द शोर। शोर यानी तट, समुद्र का किनारा। मछुआरे कह रहे हैं कि आओ हम अब अपने जालों को इकट्ठा कर लें। लेट अस कलेक्ट आवर नेट्स फ्रॉम द शोर। आपको पता है फ्रॉम द शोर क्यों कहा? क्योंकि मछुआरे जब मछली पकड़ कर आते हैं तो मछली निकाल कर रखते हैं, फिर अपने जाल को सुखाने के लिए तट पर फैला देते हैं। तो इसीलिए अब जब वो दोबारा जाने के लिए तैयार हैं तो अपने साथी मछुआरों से कह रहे हैं कि आओ हम अपने जालों को, मछली पकड़ने के जाल को इकट्ठा करें और समुद्र की ओर चलें। टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। क्यों जाना चाहते हैं समुद्र की ओर मछुआरे? टू कैप्चर यानी उन्हें कब्जे में करनी। यहाँ कब्जे से अर्थ नहीं है, हम शाब्दिक अर्थ कविता में नहीं लेते हैं। कैप्चर यानी टू हैव द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड। ज्वार भाटा जब आता है, टाइड मीन्स द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द सी लेवल। लीपिंग वेल्थ, उछलती हुई दौलत। कौन सी उछलती हुई दौलत होती है समुद्र में? समुद्र की लहरें जो आती हैं उनको कैप्चर करना, मतलब यही अर्थ है इसका। उन लहरों के साथ जो मछलियां आती हैं, मछुआरों के लिए तो मछलियां ही उनकी सबसे बड़ी दौलत है। तो टू कैप्चर द लीपिंग वेल्थ ऑफ द टाइड, फॉर वी आर द सन्स ऑफ द सी। जी, मछुआरे कह रहे हैं कि हम उस दौलत को, खजाने को ले लें जो उछलते हुए पानी की लहरों के साथ हमारे लिए आ रहा है। क्योंकि फॉर because we are the sons of the sea। Here fishermen are calling themselves as son of the sea and they are calling son as their mother। ओके। तो जो वेल्थ है वो है उनके लिए फिश, जो वो लहरें लेकर उनके लिए आ रही हैं। जी हाँ, और सबसे खास बात यहाँ है कि यहाँ फिशरमैन समुद्र को अपनी माँ और स्वयं को समुद्र का बेटा कह रहे हैं। बिल्कुल, आगे चले हम। बिल्कुल संगीता, बिल्कुल। नो लॉन्गर डिले, लेट अस hasten away in the track of the seagull's call। संगीता जी, आप हमारे बच्चों की तरफ से पढ़ें इसको एक बार और। बिल्कुल। नो लॉन्गर डिले, लेट अस hasten away in the track of the seagull's call। The sea is our mother, the cloud is our brother,
The waves are our comrades all. जी, the sea is our mother, the cloud is our brother, the waves are our comrades all. No longer delay. जी, The fishermen are saying that we should not Delay. get more late. yeah, अब हमें और देर नहीं करना चाहिए. Delay means to be देर. late. They don't want to be late. Let us hasten away. Let us make hurry. अब हमें जल्दी करना चाहिए, शीघ्रता करनी चाहिए. In the track of the seagull's call. Seagull? Seagull is a sea bird with a loud cry. एक समुद्री पक्षी होती है सीगल, जिसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ होती है. उसका नाम है सीगल. तो मछुआरे कह रहे हैं कि सीगल पक्षी जो है उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र हमें बुला रहा है. द ट्रैक ऑफ द सीगल्स कॉल. किस रास्ते पर चले हम? जहाँ से, जिस ट्रैक मीन्स पाथवे यानी रास्ता, वो रास्ता जहाँ से सीगल की आवाज़ आ रही है हम उस रास्ते पर चलें. शीघ्रता से चलें. द सी इज़ आवर मदर, द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर, द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स ऑल. संगीता जी, कॉमरेड्स का अर्थ जरा हमारे बच्चों को बताइए. जी बिल्कुल. कॉमरेड्स यानी साथी, जी. सहयोगी. बचपन के साथी क्या? जी बिल्कुल. जी. द सी इज़ आवर मदर. जी, जैसे और साथ काम कर साथी भी हैं बचपन के और वो साथ में काम भी करते हैं. द ओके. सी इज़ आवर मदर. जी. फिशरमैन कह रहे हैं कि समुद्र हमारी माँ है. द क्लाउड इज़ आवर ब्रदर. ब्रदर. बादल हमारे भाई हैं. जी, एंड द वेव्स आर आवर कॉमरेड्स Okay. ऑल. और लहरें तो हमारी साथी ही हैं, हैं. इसलिए किस बात का डर है? जी सही बिल्कुल. बात है. उनके मन में भय की बात नहीं. आपने बहुत अच्छी बात कही जी. संगीता जी कि ये पंक्तियाँ ये प्रदर्शित कर रही हैं, ये बता रही हैं, हमें खास एक संदेश दे रही हैं कि फिशरमैन आर नॉट अफ्रेड. जी, दे आर नॉट अफ्रेड एट ऑल बिकॉज दे हैव अ रिलेशनशिप विद द सी, Sea द and- वेव्स, द क्लाउड्स या, एक्सेट्रा. बिल्कुल बिल्कुल. तो उन्हें डर बिल्कुल नहीं है. जी जैसे हाँ. लहरों को देख के हम लोग को डर लगता है, जी हाँ. पर जब हम इन लोग को देखते हैं कि कैसे जालों को लेके बीच समुद्र में चले जाते हैं, जी, जी. तो वो कारण ये है कि द सी इज देयर मदर एंड द क्लाउड इज देयर ब्रदर, द वेव्स आर कॉमरेड्स. Yes. They believe. They ये believe. उनका विश्वास विश्वास है है कि समुद्र उनकी माँ है, लहरें उनके साथी हैं जी. और बादल उनके भाई भाई हैं. हैं. ये उनका विश्वास है. विश्वास और है. देखिए अपने साथी भाई या माँ जी हाँ, तो उन पे तो हमेशा विश्वास रक्षा है, करते हैं. बिल्कुल, विश्वास बिल्कुल. होता है उनका. इसीलिए मछुआरे जरा भी भयभीत नहीं नहीं है. हैं. बल्कि मैं तो और कहूँगी कि इन पंक्तियों से, जहाँ प्रथम पंक्ति हमने पढ़ी थी कि राइज ब्रदर्स राइज, जी. उठो भाइयों जागो, उसका अर्थ क्या है कि इनके इस पंक्ति से ऐसा लग रहा है कि जैसे मछुआरे जाने के लिए खुद ही उत्सुक हैं. बिल्कुल द बिल्कुल. फिशरमैन आर वेरी मच ईगर टू गो आउट टू सी. Yeah. वो बहुत जल्दी से जाना चाहते हैं, To capture तुरंत the जाना wealth. यस Yeah. एग्जैक्टली. और खजाना मिल रहा हो तो हम सब भी दौड़े दौड़े बिल्कुल. जाएंगे और डरेंगे भी नहीं. इसीलिए ये मछुआरे भी, उनकी रोजी रोटी है मछलियाँ, इसलिए वो भयभीत हुए बिना ही समुद्र की ओर जाना चाह रहे चाहते हैं. हैं. बिल्कुल. आप कहें तो हम आगे की बिल्कुल पंक्तियाँ लें. संगीता जी, हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई 2 स्टैंजास. बहुत ही सुंदर कविता है. जी बिल्कुल. तो आगे हम पंक्तियों की ओर चलते हैं. What though we toss at the fall of sun, where the hand of the sea god drives? Yeah. What though we toss at the fall of sun, where the hand of the sea god drives? He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. Yeah. He who holds the storm by the hair will hide in his breast our lives. What though we toss at the fall of sun? क्या हुआ यदि fall of sun, when the sun sets, that means in the evening. मछुआरे कह रहे हैं कि शाम को यदि हम लहरों पर हमारी नाव उछले भी, टॉस माने हम सिक्के को टॉस करते हैं ना, जी बिल्कुल. टॉस करना यानी हवा में उछाल देना. बिल्कुल. तो लहरें भी नाव को शाम के वक्त ऐसा लगता है जैसे कि लहरें नाव को उछाल रही हैं. जी. तो देखिए मछुआरे बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं नाव के उछलने से. वो क्या कर रहे हैं कि क्या हुआ यदि लहरें हमारी नाव को उछाल देती हैं.
where the hands of the sea god drives. Sea is God for them. या वो कह रहे हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, because we are in the hands of sea god. या He who holds the storm by the hair. कितना पक्का विश्वास है इनका, जी आप बिल्कुल. देखिए। और वो कह रहे हैं कि सी गॉड कंट्रोल्स द स्टॉर्म इन द सी, कि समुद्र में आने वाले तूफानों को बाल से पकड़ रखा है, यानी कि कंट्रोल करता है. विल हाइड इन हिज बेस्ट आवर लाइव्स. और वो समुद्र का देवता सी गॉड हमारे जीवन को, हमारी जिंदगियों को बचा सकता थामे है, रहेगा, बिल्कुल। बचा के रखेगा. बिल्कुल। इसलिए हमें डरने की कोई कोई आवश्यकता जरूरत नहीं नहीं है. जी। आगे की पंक्तियां देखें. स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove. And sweet are the scents at the full moon, with the sound of the voices we love. And sweet are the scents at the full o' the moon, with the sound of the voices we love. बच्चों हम बताना चाहेंगे इसमें WHIT की जगह WITH है, with the sound of the voices we We love. love. इस चित्र को छात्रों ध्यान से देखिए. इस चित्र में क्या कर रहा है? संगीता जी आप हमारे बच्चों को बताइए कि इस चित्र में क्या आप विशेष देख रही हैं. विशेष हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति बहुत आराम से झूला डालकर लेटा है और बहुत हाँ। अच्छी छाया है, जहाँ जो नारियल के पेड़ हैं उस जी। कैसा, जैसे कि सरोजिनी नायडू जी कहती है, स्वीट इज द शेड कोकोनट ग्लेड, मतलब जो नारियल के पेड़ों की छाया है उसमें एक व्यक्ति बड़े आराम से झूला डालकर लेटा है. देखिए समुद्र से आती हुई हवा, जी नारियल के पेड़ों की छांव, जी तो किसे अच्छा नहीं लगेगा. बिल्कुल, कितना सुंदर वातावरण है बिल्कुल. वो. इसीलिए कवयित्री यहाँ इन पंक्तियों में कहती है कि स्वीट इज द शेड ऑफ द कोकोनट ग्लेड. कोकोनट ग्लेड यानी नारियल के पेड़ों का जो झुरमुट है उसकी छाया बहुत ही सुंदर अच्छी है. बिल्कुल। इट्स वेरी प्लेजेंट. एंड द सेंट ऑफ द मैंगो ग्रोव. या और आम के पेड़ों से आती हुई खुशबू, फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है. बिल्कुल. And sweet are the scents at the full moon. And in these lines, the poetess speaks about the फुल मून. full moon. बिल्कुल. Speaks about the atmosphere of the night. या She says, the sweet are the scents at the full moon. She says that it is really very pleasant या to be in night at the seashore. या रात को समुद्र के किनारे रेत पर बैठना बहुत ही मधुर और लगता जबकि है. पूरा फुल मून हो. बिल्कुल चांदनी जी रात हाँ, में तो बहुत चांदनी ही रात अच्छा में लगता बहुत, है. और हवा इतनी ठंडी चल रही हो. जी. विद द साउंड ऑफ द वॉइसेस Voices वी we लव. love, खास बात क्या है? साउंड ऑफ द वॉइसेस. साउंड माने भी आवाज और वॉइसेस माने भी आवाज. Voice. लेकिन यहाँ दोनों शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? साउंड ऑफ द वॉइसेस. वॉइसेस वी लव. Fishermen live on the shore. जी They like the voices of the waves, या the sea, Seashore, the yeah. wind. इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें तो ये आवाज़ें अच्छी लगती है. जो हमें अच्छी लगती है उन आवाज़ों को हम सुनना चाहते हैं. जी। वो आवाज़ें जो हमें प्रिय हैं, वो चांदनी रात में समुद्र का किनारा, जी वो आम के पेड़ों के झुरमुट से आती हुई खुशबू और नारियल के पेड़ों की मधुर छाँव, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है मछुआरों को. ये इनका मछुआरे जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि समुद्र के तट पर ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगती है. आगे की पंक्ति है, बट स्वीटर ओ ब्रदर्स द किस ऑफ द स्प्रे एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स glee. But sweeter, O brothers, the kiss of the spray and the dance of the wild foam's glee. Row, brothers, row to the blue of the verge, where the low sky mates with the sea. Yeah. Row, brothers, so to the blue of the verge, where the low sky meets with the sea. But sweeter, O brothers. मछुआरे एक बार फिर से कह रहे हैं कि हमने कहा कि समुद्र का किनारा, चांदनी रात, आम के पेड़ से आती हुई खुशबू और नारियल के पेड़ों की छाया सब बहुत अच्छा है, बहुत ही मोहक है, बहुत ही प्लेजेंट है. लेकिन उनसे भी कुछ अच्छा है. बट स्वीटर यानी उससे भी अधिक अच्छा है
द किस ऑफ द स्प्रे। स्प्रे जो समुद्र की लहरों से उठने वाला जी, बौछार, जो उनके ऊपर लहरें टकराती है नाव से, जो पानी की बौछार आती है, वो उससे भी, उन चीज़ों से भी अधिक अच्छी लगती है। एंड द डांस ऑफ द वाइल्ड फोम्स क्लीन। समुद्र की लहरों में ऐसा लगता है, वाइल्ड मीन्स ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल दीवानी हो गई हैं लहरें, और उनका आता हुआ झाग जो है वो समुद्र के तट पर रहने वाली सुंदर चीज़ों से भी अधिक अच्छा उन्हें प्रतीत होता है जी। रो ब्रदर्स रो। इस पंक्ति में मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगी। रो ब्रदर्स रो, SOW ना होकर ये ROW है। टू द ब्लू ऑफ द वर्ज वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी। और वर्ज यानी उसका अंतिम किनारा, सिरा, कि उस अंतिम किनारे तक हम अपनी नाव को ले चले। वेयर द लो स्काई मेट्स विद द सी, और उस अंतिम किनारे तक जहाँ पर ऐसा लगता है कि आसमान झुककर समुद्र से मिल रहा है। जी, तस्वीर में भी देखिए हमें ऐसा जी। प्रतीक हो रहा है। तस्वीर में भी दिख रहा है। देखिए ऐसा लग रहा है तस्वीर में, यदि हम पीछे की ओर देखें, कि आसमान समुद्र के पानी से मिलने के लिए नीचे झुक गया है और समुद्र भी नीला दिखाई दे रहा है। तो जब हम समुद्र की ओर देखते हैं तो दूर दूर तक जहाँ तक हमारी निगाह जाती है वहाँ तक समुद्र का पानी नीला दिखाई दे रहा है, और एक सिरा, अंतिम छोर ऐसा लग रहा है जहाँ की समुद्र और आकाश दोनों मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। संगीता जी, कविता तो हमारे बच्चों की यहाँ तक ही है जी। इस कविता में आए हुए कुछ नए शब्द हैं जिनका उच्चारण हम एक बार बच्चों को स्पष्ट कर देते हैं, बिल्कुल, जिससे बच्चों को ये कविता पढ़ना और आसान हो जाएगा। जी। तो बच्चों हम देखते हैं इस कविता की ओर। राइज, लाइज, स्काइज, क्राइज। हाँ बच्चों, देखिए आप अपने उस पे स्क्रीन पर देखिए, राइज, लाइज, स्काइज, क्राइज। वेक, शेक, वेक, शेक। प्रे, ट्रे, ग्रे। हाँ, प्रे, ट्रे, ग्रे। स्लीप, वीप, लीप। हाँ बच्चों, स्लीप, वीप, लीप। आर्म, फार्म, हार्म। हाँ, आर्म, फार्म, हार्म। डॉन, फॉन, लॉन। डॉन, फॉन, लॉन। गैदर, feather. गैदर, feather. Shore, more. Shore, more. Capture, rapture. Capture, rapture. Tide, height. Tide, height. Cloud, shroud. Cloud, shroud. Though, bow. Though, bow. Toss, boss, loss. Toss, boss, loss. छात्रों, इन हम शब्दों के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि एक से समान ध्वनि वाले शब्दों का हम उच्चारण किस तरह से करेंगे। अब इस कविता में आए हुए कुछ शब्द नए भी हैं, उनका एक बार हम अर्थ ध्यान से देख लें। कोरोमंडल हमने आपको छात्रों बताया था। कोरोमंडल इज द लैंड एडजॉइनिंग द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। भारत के जो दक्षिणी पूर्वी समुद्र तट है उसको कोरोमंडल नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज कैटामरन्स। कैटामरन्स इज अ स्पेशल काइंड ऑफ फिशिंग बोट। ये छोटी मछली पकड़ने वाली नावें होती हैं। कैप्चर, द रेगुलर टाइड। यहाँ शब्द थोड़े एक साथ आ गए हैं। टाइड मीन्स द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। डिले, टू बी लेट, देर होना यानी डिले। लीपिंग वेल्थ, लीपिंग वेल्थ उछलते हुई दौलत यानी फिश। लीपिंग वेल्थ का अर्थ है इस कविता में फिश से है। ट्रैक मीन्स पाथवे यानी रास्ता। सीगल, सीगल इज अ बिग सी बर्ड विच इज अ लाउड क्राई। एक बड़ा पक्षी जिसकी आवाज़ बहुत तेज होती है। छात्रों, इस कविता के में क्या बताया है, क्या इसका भाव है, इसमें कौन कौन से नए शब्द आए हैं, किस तरह हम कविता को पढ़ेंगे, क्या चित्र दिया है इस कविता में, इसके बारे में आज हमने इस कक्षा में पढ़ा। अगली कक्षा में हम इस कविता पर आधारित प्रश्न क्या होंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो संगीता जी, आप कहें तो
इस कक्षा को हम यहाँ अपनी समाप्त करना चाहेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि अब टाइम ख़त्म हो रहा है बच्चों, तो हम आपसे विदा लेते हैं। संगीता जी, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।